ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। आप समझो, देखो कैसे फर्मेंट किया जाता है। सबसे पहले हम आपको पूरा स्टेप बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, वो तो बस हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चीज़ों को बस बारीकी से उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट होते हैं वो बड़े प्रिसाइज्ड होते हैं, बड़े कॉम्पैक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन अगर उसमें देखोगे तो है ना भंडार है एकदम, है ना इन्फॉर्मेशन का। तो बस उसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले फर्मेंटेशन वर्ड समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है सर? सर फर्मेंटेशन जो होता है बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को समझो, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप इसको पॉइंट में समझो, बाद में सबको ज्वाइन कर देना, डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सर इसमें क्या होता है ना? बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोल दिया सर? सिर्फ प्रोसेस बोल देते हैं या फिजिकल प्रोसेस बोल देते हैं? क्योंकि बेटा इसमें लिविंग माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, ठीक है माइक्रोबॉडीज इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें, है ना, इन विच, ठीक है, इन विच सर्टेन, ठीक है। यहां पे थोड़ा एक चीज मैं सही करना, देखो माइक्रोबॉडीज में दोनों ही आ जाते हैं आपको, ठीक है। पैथोजेंस भी आ जाते हैं। पैथोजेंस मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, जिससे है ना डिजीज होता है या डिजीज कॉज्ड माइक्रोब्स को आप पैथोजेंस कहते हो, ठीक है। लेकिन सभी माइक्रोबॉडीज जो हैं, जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है, वो हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो यूजफुल वाले को तो हम कभी भी पैथोजेंस नहीं कहते। माइक्रोबॉडीज कहने का मतलब ये है, माइक्रोब्स कहने का मतलब ये है जिसकी हम अपनी नेकेड आई से, मतलब हमारी आईज की मैग्निफिकेशन पावर इतना ज़्यादा नहीं है जितना एक है ना आर्टिफिशियल इसका माइक्रोस्कोप का होता है, ठीक है। वो एकदम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को एकदम इनलार्ज करके 10x 20x करके हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे, समटाइम्स 50x, है ना। तो भी तो क्वेश्चन है कि ऐसी बॉडी जिसको हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, ऐसी बॉडीज को हम, है ना, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। और अगर लिविंग है तो माइक्रोब्स कह देते हैं, ठीक है। तो जैसे एटम्स वगैरह की बात करो तो उसे ऑफकोर्स हम लोग माइक्रोब्स नहीं कहेंगे, ठीक है। सो इन विच, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस इन विच सर्टेन, यहां पे सॉरी, माइक्रोब्स, इन विच सर्टेन माइक्रोब्स। अब यहां पे चूंकि मैं फर्मेंटेशन अल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो उस माइक्रोब्स का, है ना, मतलब ईस्ट, ठीक है ना। इन विच सर्टेन माइक्रोब्स कन्वर्ट, ठीक है, जो आपका शुगर है, क्लियर, आप चीज को समझो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट से, क्लियर, जो आपके शुगर है, कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में करेगा। कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की बात मैं कर रहा हूं बेटा। यही आपका क्या है? रू मतलब बेटा दारू, यही है, समझो लेकिन ठीक है, इन चीजों को आप अभी आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि ये जो है ना जो फैक्ट्रियाज में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है ना, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एकदम इजी वे में। तो फिलहाल ये आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है ये थोड़ा आपको समझ, क्या है बेटा? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सर्टेन माइक्रोब्स, यहाँ पे ईस्ट जो है, ठीक है, ये मैंने ईस्ट ही लिखा है, लेकिन ईस्ट में भी एक सर्टेन, है ना, सर्टेन टाइप का ईस्ट विच इज व्हाट, अगर आप फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की बात करोगे, देखो फर्मेंटेशन अलग अलग चीज़ों का कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरे को अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो अभी आप किसका कर रहे हो, है ना, ग्रेप्स का। तो क्वेश्चन ये है कि ईस्ट में, है ना, विच टाइप ऑफ ईस्ट, है ना, यूज किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी,
नाम मस्त है ना, नाम मस्त है। चलो ठीक है, अपना नाम मत चेंज कर लेना, इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सीरीवेसी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है, तो फिलहाल हम लोगों ने ये समझ लिया कि फर्मेंटेशन क्या है ना, फर्मेंटेशन क्या है, इस चीज को समझ लिया, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। तो फर्मेंटेशन क्या है बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें लिविंग माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, लिविंग माइक्रोबॉडीज को माइक्रोब्स कहते हैं, इन विच सर्टेन है ना माइक्रोब्स है ना कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में, ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये कौन सा प्रोसेस है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या नहीं, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, एक्चुअल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का होता है, बट वहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप प्योरली एब्सेंस कह सकते हो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। होप सो चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट मैं अगेन बता रहा हूँ, पिछले सेशन में कह रहा था, हर एक सेशन में कहूँगा जब जब मुझे याद आएगा, कि जब भी आप कोई भी कंटेंट पढ़िए और आपको लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छे है, तो प्लीज़ स्टे sit with your pen and pencil और and your note so that you can note each and every single information, क्योंकि मैं लिखने से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें बातों में ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ईस्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि शुगर को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम इसे फ्रैक्शंस में करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस में करेंगे और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो अल्कोहल जो बेस्ड कंपनी है, या फिर जो अल्कोहल जो है ना, ये अलग अलग बॉटल्स में जो पैक होकर आते हैं, वो एक्चुअल में मिलता कैसे या बनता कैसे है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर होता है। तो वन बाई वन करके चीज़ों को समझेंगे, प्लीज़ अच्छे से समझना, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 10th में आपसे ये प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमें आदत है चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करके समझने का। सिर्फ समझो थोड़ा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताते चलेंगे। वहाँ पे हम स्टार लगा देंगे तो आप समझ जाना है कि अच्छा, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस नंबर 1 हमने क्या स्टार्ट कर दिया बता, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स प्रोसेस में हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग, एक्सक्यूज मी, ओह ये तो कुछ भी ले रहा है। हाँ, हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स। सबसे पहले आप ग्रेप को हार्वेस्ट करोगे, लेट मी सी, ठीक है, वैसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता, हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स। सर इसमें क्या होगा, आप वाइन यार्ड से, है ना, आप क्या करते हो, वाइन यार्ड बेटा क्या है, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लो, है ना। वाइन यार्ड जो है एक मतलब आप ये कह सकते हो प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। जैसे यहाँ पे हमें वाइन बनाना है, ठीक है, हमें अल्कोहल बनाना है, अगर इसे ये मतलब घरों में या फिर ऐसे रिटेल सेल करने के लिए नहीं है, ठीक है, जहाँ पे पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस ये कि अल्कोहल बनाना है, तो ऐसे प्लांटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, वाइन यार्ड। तो वाइन यार्ड से आप चीज़ों को वहाँ से हार्वेस्ट करके लाओगे। दूसरा पार्ट क्या करोगे, सर दूसरा प्रोसेस तो बड़े सिंपल है ना, आप उसको क्लीन करवाओगे, क्लीन द डर्ट जो होगा, आपको क्लीनिंग प्रोसेस होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ट्विस्ट बताऊँ क्या, है ना, समझो जरा सा, ट्विस्ट ये है ना, ट्विस्ट क्या है कि वाइन यार्ड में आपको जब भी दिखेगा ये पर्पल कलर के ग्रेप से दिखते हैं, मतलब मोस्टली पर्पल कलर के, है ना, ग्रेप्स यूज किए जाते हैं अल्कोहल के लिए, मतलब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स के लिए। जो ग्रेप जो होता है, और इसके पीछे रीज़न है ना, इसके जाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है ना, अभी समझो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है, बस जिस चीज़ का हम नहीं जान पाते हम कहते हैं कि बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर क्यों पर्पल कलर के रेफर किए जाते हैं, इसके 2 से 3 रीज़न बड़े मस्त हैं, और कुछ लोगों को पता चल जाए तो वो इसको, है ना, ऐसे रॉ भी खाना चाहेंगे, है ना, विदाउट कन्वर्टेड फॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्यों, है ना, क्यों पर्पल ग्रेप्स रेफर किए जाते हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेटा इसकी जो
इसका जो शेप है राउंड शेप है ना, इसका जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी थिक है। वो क्या है? काफ़ी थिक है। थिक होने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अरे थिक होने से इसकी लाइफ, हाँ, दो रीज़न है बेटा, है ना। एक तो ये है, इतने थिक होने की वजह से इस पर फंगल अटैक नहीं हो पाता, फंगल अटैक नहीं हो पाता। आप देख लो, है ना, एक जो व्हाइट कलर का जो ग्रेप्स है ना, जो व्हाइट कलर का जो ग्रेप है बेटा, और जो ये पर्पल कलर का है, आप दोनों को लेकर आओ, अब देखो, ठीक है, दोनों की लाइफ में आपको दिखेगा फर्क। एक बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएगा एज कम्पेयर टू, है ना, पर्पल वन, ठीक है। दूसरा, सर थिक है, तो बेटा जो थिक है ये एक दूसरा भी रीजन है ना, फंगल है, मतलब थिकेंड चीजों पे फंगल ज्यादा अटैक नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं, उसको ओपन चाहिए चीजें, नेकेड चाहिए उसको काम करने के लिए। दूसरा क्या बेटा, थिक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टैनिन्स होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना, इसमें टैनिन बहुत डेवलप कर जाता है, टैनिन बहुत ज्यादा होता है। सर टैनिन होगा तो क्या होगा बेटा, टैनिन होगा ना, क्लियर, तो इस पे बैक्टीरियल अटैक भी नहीं हो पाएगा, बैक्टीरियल अटैक है ना, इट प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक्स, बैक्टीरियल अटैक को भी ये नहीं होने देगा, टैनिन्स। आपको एक छोटी सी बात बताओ क्या, थोड़ा याद रखना, खासकर वो लोग जो हार्ट हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, बड़े सीरियस हैं, उनको बता देता हूँ। जो पर्पल ग्रेप्स होते हैं, है ना, पर्पल इसलिए बोल रहा हूँ, नाम नहीं है पर्पल, बस कलर को मैं रेफर कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। जो पर्पल ग्रेप है बेटा, याद रखना उसमें रिस्विट्रॉल होता है, रिस्विट्रॉल। सर क्या है बेटा, रिस्विट्रॉल जो है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये मजे की बात हो गई, यही चीज मैं कह रहा था कि अगर आपको पता चल जाए तो आप इसे रॉ में ही लेना स्टार्ट कर दोगे। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर, मतलब आप इसे, है ना, पर्पल फॉर्म में ही खाना स्टार्ट कर दो बिना इसको मस्ट बनाए, ठीक है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सर क्या करता है बेटा, ये बहुत हेल्पफुल है हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, प्लीज समझो, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो समझो। तो दो तीन बातें हैं पर्पल, इस वजह से देखो आप, ये बहुत कम मिलता है मार्केट में एज कम्पेयर टू व्हाइट वाला, क्योंकि इसका डिमांड किसी और जगह बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट से वो चीज़ें हटा ली जाती हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, ठीक है। एक्चुअल में एक आप इसको बुला सकते हो, आप कह सकते हो ये कि एक कॉमर्शियल टाइप का ग्रेप हो गया, जहाँ से कॉमर्शियली चीज़ों को, है ना, कन्वर्ट करके सेल किया जाता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ, है ना, कैश, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। और होने की बात यह है, रीजन भी है कि ये बहुत सारे चीजों से प्रोटेक्टिव है, इस पे इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाइट वाले। तो चलो ठीक है, ये तो मैंने तारीफ कर दी, बातों ही बातों में बातें निकल गई, ठीक है। हार्वेस्ट कर लिया हमने, हार्वेस्ट करने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं बेटा, है ना, एक जूसर, सिंपली जूसर कर लो। पहले तो लोग यहाँ तक कवर शूज, मतलब अपने पाँव को कवर करके, कभी पॉली बैग से या फिर कभी एक सर्टेन टाइप के शूज से पहनकर उसे ऐसे, है ना, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता था इनके जूसेस को, ठीक है, उस पर चलकर। आज भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, जब मस्ट है। तो इनको जब आप क्रश करते हो, क्रश करने के बाद जो ये जो वाला पार्ट है, जो मैं कह रहा थिकेंड पार्ट है, थिकेंड पार्ट हो गया, कुछ लीव्स हो गए, कुछ स्टेम्स हो गए जो इनके साथ आ गए हैं, वो अलग होंगे। और उसके बाद जो लिक्विड वाला पार्ट है, दिस लिक्विड वाला, है ना, सॉरी, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं मस्ट, ठीक है, मस्ट। ये कन्वर्ट कर लिया जाता है, ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, ये आपका सेकेंड प्रोसेस हो गया, यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद मस्ट को, मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में ले लेने के बाद इसके सारे शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया बेटा, है ना, शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। ओके सर, शुगर को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में लिया है। अभी यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों ही है, चलो अच्छी बात है। ऐसा करती क्यों है, ऐसा करते हैं इसके लिए। सर ये कौन है, ये है बेटा ईस्ट। सर इसके लिए, हाँ, क्योंकि इसको ये दोगे तो ऑलरेडी थिकेंड है, वो इस पर काम नहीं कर पाएगा,
बात समझ में आ गया। हम ईस्ट के लिए देते हैं कि ईस्ट तुम लो, तुम्हें खा लो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है ना, एक वेटर है जो कि हम खाना को ईस्ट के लिए ईस्ट के हिसाब से है ना प्रोसेस करके दे रहे हैं उसे, है ना, एक प्रोसेस करके दे दिया उसे, मस्ट बना के दे दिया, एक लिक्विड स्टेट में दे दिया ईस्ट। सर ईस्ट कौन है यहाँ पे, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, है ना, ये एक दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सर कैटलिस्ट, हाँ बेटा वही जो रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, जो रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, ठीक है ना। ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी, ठीक है, वो क्या करेगा, है ना, वो कैटलिस्ट। सर किसके लिए बेटा, ये कैटलिस्ट है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अभी आपको समझ में आएगा, आगे सारी चीजें समझ में आएगा। ओके सर, हमने क्या किया, पहले हार्वेस्ट किया, उसके बाद मस्ट बनाया, उसको सर्व करके दे दिया ईस्ट को, ताकि ईस्ट, अब ईस्ट क्या करेगा वो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, होप सो वहां तक आपको क्लियर हो गया। ईस्ट, चलो ये मैं बना लेता हूं बेटा, ये यहाँ पे आप हम करेंगे बेटा, ये जी स्टैंड फॉर यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। सर यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो आपका ईस्ट है, ठीक है, ये मैं एक ईस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, प्लीज अच्छे से समझो, ठीक है, यूँ समझ लो हम उसके साइटोप्लाज्मिक रीजन में है। आप समझिए ये क्या बेटा, सर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 9th में पढ़ा था कि भूल गए, ठीक है। अच्छा ये रीजन क्या है बेटा, ये क्या है सर, ये है साइटोप्लाज्म, ये दिखा दो, ये देख लो न्यूक्लियस, डेंस पार्ट दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो डेंस है इस वजह से तो माइक्रोस्कोप में इजीली दिख भी जाता है, ठीक है, ओके। और ये सारा पार्ट जो है आपको, बाकी साइटोप्लाज्म और दूसरे भी सेल ऑर्गेनल्स, बट हमारी जो बात है हम ज्यादा उसको नहीं करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो बेटा शुगर है आपका, ठीक है, जो आपके शुगर है, चलो शुगर को बनाते हैं फिर समझेंगे, ठीक है, थोड़ा समझो, है ना। ये आपका जो C6 क्लियर, C6H12O6 है, ये जो आपका शुगर है ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा, प्लीज अच्छे से समझना, जो शुगर का है यहाँ पे कन्वर्ट होगा, क्लियर, ये आपको कन्वर्ट होगा। मैं चीज़ों को थोड़ा समझा दे रहा हूँ, प्लीज अच्छे से समझना, है ना। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा आपको, है ना, पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, बहुत अच्छे से समझना। एक जगह मैं पायरुवेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C3H4, प्लीज अच्छे से समझना, O3, क्लियर, और एक जगह हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ले लीजिए CH3। सर ऐसा अलग अलग क्यों कर रहे हो बेटा, ये जो 1 है ये 2 में स्प्लिट होगा, यहां से क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता देता हूं। मैंने कहा था ना जहां पर इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते हुए चलेंगे। ये हो गया बेटा पायरुविक एसिड, यहां पे आपको दिख रहा होगा ओइक एसिड के ग्रुप COOH, ठीक है, पायरुविक एसिड, ठीक है, बन गया, ओके सर, अच्छी बात है। कितना बना बेटा, 2। सर यहां से क्या क्वेश्चन आता है, यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा प्लीज अच्छे से समझना, यहां CBSE नहीं पूछेगा तो कंपटीशन वाले पूछेंगे। कौन पूछेगा, कंपटीशन वाले, है ना, है ना, मत भूलो जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर कभी न कभी यूज हो जाएगा। देखो जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है विच इज व्हाट, ग्लूकोज जो है आपका, उसको ईस्ट ने खा लिया, खाने के बाद वो अपने पेट में ले लिया, उसके पेट में ले लिया मतलब साइटोप्लाज्म में ले लिया। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है बेटा, है ना, बहुत अच्छे से समझो, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ये किसमें बन जाएगा, है ना, ये पायरुवेट बन जाएगा। सर ऐसा ठीक है, आपने अच्छे से बता दिया, लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाला बन रहा है, ये क्वेश्चन आ जाता है। 6 कार्बन कंपाउंड किसे बदल रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या, प्लीज अच्छे से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके सर, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन और सुनो, ऐसा होने के बाद बेटा इसमें 2 ATP बनता है, मतलब 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ ही साथ 2NADH, है ना, निकोटीन, है ना, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐसा बन गया। ये सारी चीजें ग्लाइकोलिसिस है।
चलो अच्छी बात है। सर ग्लूकोज बताना वो कैसा दिखता है? यूँ तो ज़रूरत नहीं था बट ठीक है। ग्लूकोज कुछ बेटा आपको रिंग टाइप के कंपाउंड है, ठीक है, हेट्रो में आते हैं। ये आपका ग्लूकोज है। ये चूंकि 10th में नहीं है लेकिन फाउंडेशन में है तो समझते चलो। ये आपका ग्लूकोज हो गया। ये मेरा, हाँ H, आप देख पाओगे ये भी है एक H, ठीक है, यहाँ पर भी एक H। क्लियर? तो ये आपको हो गया C6H12, आप देख पाओगे है ना, एक कार्बन यहाँ पर है तो C6। चलो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी बट फिर भी आपको चाहिए तो हमने बना दिया। अब क्वेश्चन है कि सर क्या हो गया? देखो ग्लाइकोलिसिस हो गया है लेकिन अपने को क्या चाहिए था? अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल नहीं मिला है। क्या बोला मैंने बेटा? ये वाला पॉइंट याद रखना, ये है ना, ये पॉइंट, ये वाला खासकर ये पेज याद रखना, है ना, ये जरूरी है। क्या हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है? क्लियर? और ये मस्ट क्या होते हैं, कौन सा ईस्ट वगैरह ऐड किया जाता है, लेट इट बी, बट यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये आज जाके आप लाइफ प्रोसेस में ही पढ़ने वाले हो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। प्लीज अच्छे समझो। सर हमें तो पायरुवेट मिल गया, हमें तो पायरुवेट मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से समझ लेना। सर हमें तो पायरुवेट मिल गया, हमें तो चाहिए था अल्कोहल। ये पंगा है। पायरुवेट मिलने के बाद है ना ये प्रोसेस आगे चलता है ना। अब हम फर्मेंटेशन की तरफ चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं बेटा? फर्मेंटेशन की तरफ। मतलब ये इंटायर प्रोसेस फर्मेंटेशन में ही आएगा क्योंकि ये सारी चीज कहां चल रहा है? किसी के पेट में, किसी के पेट में। पेट किसका है बेटा? ईस्ट का। कौन सा पर्टिकुलर ईस्ट? सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी। वेल अच्छी बात है, फर्मेंटेशन चला है ना, कंप्लीट प्रोसेस। अब सर यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका पायरुवेट है, प्लीज अच्छे समझना, ठीक है, इसका जो होगा बेटा डी, है ना, बहुत अच्छे से समझना, डी कार्बोजाइलेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? यहां पर से एक क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई नहीं पूछता है बट एनटीएससी पूछता है, ठीक है, डी कार्बोजाइलेशन। सर मतलब बेटा मतलब ये है, प्लीज अच्छे से समझना कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और होशियार हो ना तो इधर देखो C3 है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है बेटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। वैसे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बस समझ में आया क्या? अच्छे से समझो। और वैसे कार्बनिक कंपाउंड का है ना रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, तो CO2। सर C3 में से एक कार्बन चला गया, कितना बचा? बहुत अच्छे से समझो प्लीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? C2। सर H एक भी नहीं गया, ओके, H4 लिख दो। सर O2 चला गया, O2 चला गया सर, O3 था तो चलो एक O। बेटा ये है आपका एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। सर अल्कोहल चाहिए, एल्डिहाइड बन रहा है, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सर? है ना, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेने का है। क्या नहीं लेने का है? टेंशन नहीं लेने का। समझो इधर, अब भी क्या हो गया? एसिटिल एल्डिहाइड बन गया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया, चलो अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है प्लीज अच्छे से समझना, यहां तक कहानी आ गई। अब क्या करेंगे? देखो सर पहले वाले प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में जो 2 ATP बन रहा था, इस एनर्जी का किसने यूज किया? सर इस एनर्जी का ईस्ट ने यूज कर लिया खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए। हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो 30 ATP मिलता है खुद को जिंदा रखने के लिए, या फिर सस्टेनेबिलिटी के लिए, या दूसरे वैरायटीज ऑफ वर्क को डील करने के लिए, ठीक है। चीजों को अच्छे से समझो प्लीज। ये 2 ATP हो गया, प्लीज अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है? ईस्ट। सर बाकी इसका क्या होगा? इसका अब यूज होगा, अब इसका यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। अच्छा मैं 2-2 ले लेता हूं, मजा आ जाएगा आपको समझने में। सर यहां पे देखो बहुत अच्छे से समझना, एकदम कंप्लीट पोस्टमार्टम होगा, क्लियर? अच्छा सर यहां पर भी तो आपने 2-2 बनाया था, मतलब C6 वाला पार्ट C3 और C3 में बना था, ये आपको दिखेगा C3, बस ये आपको केमिकल फॉर्मूला है, उसी का स्ट्रक्चर है। मतलब मैंने 2 ही है अभी भी पायरुवेट, बट हमने उसका क्या किया? दोनों का, एक का केमिकल फॉर्मूला लिख लिया बेटा, एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया। तो सर ये भी तो 2 बनेगा, बिल्कुल ये भी 2 बनेगा। सर ये भी तो 2 बनेगा, बिल्कुल बेटा ये भी 2 बनेगा, कोई बात नहीं। क्या बनेगा? ये भी 2 बनेगा, प्लीज अच्छे से समझो, ये भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर यहां पर भी आपने 2 यूज किया, हाँ क्योंकि 2 था तो हमने 2 यूज कर लिया। मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझो, एकदम मजे की बात है। सर अब क्या होगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ठीक है, ये तो बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपके पास? अब क्या बचा आपके पास बेटा? अब आपके पास बचा है सर एसिटिल्डिहाइड।
एसिटिल्डिहाइड का क्या होगा बच्चा, रिडक्शन होगा। ये NaDH जो है, ठीक है, ये क्या देगा बेटा, H प्लस, प्रोटॉन देगा, क्लियर, प्रोटॉन देगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस्ड। ये क्या करेगा, ये जो एसिटिल्डिहाइड है उसको रिड्यूस कर देगा, वो उसमें जो हमें चाहिए C2H5OH में, किसमें मिलेगा बेटा, C2H5OH में, बहुत इंपॉर्टेंट है, C2H5OH मिल गया, अल्कोहल मिल गया, बात समझ में क्या, ये है, बस फर्क इतना है कि C2 है तो अब हम इसे क्या कहेंगे, एल्कोहल का वन ऑफ द, है ना, इथेनॉल फॉर्म, ठीक है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब एल्कोहल है, बट फिलहाल यहाँ पे 2 कार्बन यूज किया गया तो हम इथेनॉल, और ये इथेनॉल का हो गया बेटा, मतलब एल्कोहल के हो गया फंक्शनल ग्रुप Fg, क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अब आपको ये समझ में आएगा कि शुरू में जो हमने फर्मेंटेशन का डेफिनेशन किया था वहां पे क्या लिखा था, जो शुगर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्कोहल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बस आपको स्टेप अभी समझाया, क्या बन रहा है बेटा, आपको एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। बस चूंकि बीच का पता नहीं होता है तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं चलो ये बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में, है ना, आप देखोगे तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। चलो फर्मेंटेशन हो गया, है ना, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। प्लीज मैं थोड़ा साइड होता हूँ, इसमें से डेटा लिख लो, अगर आप, है ना, स्कॉलरशिप या फिर कुछ ऐसे कंपटीशन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का पार्ट होना चाहते हो तो प्लीज इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं। नेक्स्ट, सर यहां तक आ गया, क्लियर, अल्कोहल में गया, तो क्या हम लोग डायरेक्टली उसको बॉटलिंग कर देते हैं, नहीं, उसे हम करीब कर रखते हैं बेटा 10 से 14 डेज तक, है ना, एक वुडन बैरल में रखा जाता है, ठीक है, वुडन बैरल्स में रखे जाते हैं, वुडन बैरल्स में रखा जाता है। सर ऐसा क्यों, देखो क्या होता है वुडन बैरल में रखने का मजा इसके, है ना, देखो कॉमर्शियल प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, कॉमर्शियली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को, है ना, अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कॉमर्शियली, तो इसके मल्टीपल पर्पस होंगे। तो वुडन बैरल में बहुत सारी चीज़ों का इंप्रूवमेंट हो जाता है, जैसे जैसे उसका वो जो एक्सट्रैक्टेड अल्कोहल है उसका टेक्सचर इम्प्रूव्ड होता है, उसके एरोमा इम्प्रूव होते हैं, चूँकि वुडन है तो थोड़ा पोरस रहता है ये, तो ठीक है, ऑक्सीडेशन को अलाउ करता है ये, कैसा ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन, बात समझ में आए क्या, हाँ, टेक्सचर, एरोमा, ऑक्सीडेशंस को, क्लियर। और इसका थोड़ा, और सुनो, वुडन बैरल में चीज़ें जो वेस्ट है या फिर वो चीज़ें जो हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल और ट्रैप्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, तो और ऐसा करने से, है ना, इसका कुछ ऑर्डर भी इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सब वजह से इसको 7, है ना, करीब 7 to 14 या 10 to 14 डेज में रखा जाता है। अब यहाँ पे हो रहा होता है बेटा एक जादू, है ना, क्या हो रहा होता है, एक जादू, जादू, सर जादू, हाँ, क्वेश्चन है कि सर वो इतने सारे ईस्ट को पैक करके दे दिया जाता है क्या बॉटल में, मतलब हम अल्कोहल के साथ साथ ईस्ट लेते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट का क्या होता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा ना भाई, जो बच्चा इसको अटेंटिवली अटेंड कर रहा है उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ईस्ट का क्या कर रहे हैं, अब उसे कैसे खत्म करेंगे, या फिर हम उसे खा रहे हैं, नहीं खा रहे बेटा, क्या हो रहा है, प्लीज अच्छे से समझना। मैंने जो भी बोला कुछ चीजें जो है वो सेटल हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो क्या है ना, उस चीज को समझो। एक्चुअल में ईस्ट मर जाते हैं, सर कैसे मर जाते हैं, या तो उसको खाना, कपड़ा, मकान सब मिल रहे हैं, कैसे मर रहे हैं बेटा, क्या होता है, ईस्ट का फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो आपको 10 to 15% अल्कोहल पे ही है। कितना बोला मैंने बेटा, 10 to 15% अल्कोहल पे ही है। अल्कोहल को मैं ROH लिख रहा हूं, ठीक है, जहां पे R आपका क्या बेटा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पर जो है बेटा आपका ये पार्ट जो है C2H5 एक R है, अल्काइल ग्रुप, प्लीज अच्छे से समझो। अभी आप कार्बोनेट से कंपाउंड पढ़ोगे ना बेटा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट ठीक है, नहीं भी समझा तो ओके, बट मैं यहां पे लिख देता हूं C2H5OH अल्कोहल। चलो, जब ये 10 से 15% से करीब 15% से ज्यादा होने लगता है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल के, बेटा प्लीज अच्छे से समझो, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 15% से ज्यादा होने लगते हैं, यूं समझ लो
ये दे एक्ट एज अ पॉइजन फॉर द लिविंग ईस्ट। जो ईस्ट जो है वो मरने लगते हैं 10 से 15, मतलब ऑटोमेटिक सिचुएशन है, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और 10 से 15% से ज़्यादा अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होगा, अल्कोहल बनने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन होने लगेगा अल्कोहल, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो 10 to 15% के बाद क्या होगा, खुद ईस्ट मरने लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे सर, उसके बाद क्या करोगे, क्लियर, इस चीज़ को समझो। उसके बाद हम इसे क्या करने लगेंगे, बॉटलिंग करने लगेंगे, है ना, सर्टेन समटाइम्स बॉटलिंग करने लगेंगे। बॉटलिंग करने के बाद फिर ये मार्केट में भेज दिया जाएगा, है ना, होलसेलर के बाद फिर वहाँ से रिटेलर के पास आ जाएगा, फिर ये, है ना, जो इसे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो इसे कंज्यूम। तो एंटायर प्रोसेस समझ में आया, एंटायर प्रोसेस समझ में आया, क्लियर। बस मैं एक दो चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट सोचा कि इतना बता दूँ, तो है ना, इसकी कैप जो है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना, है ना। इसकी कैप अगर रबर कैप है, अगर इसके, है ना, रबर या फिर कोई वुडन कैप देख लो, अगर वो किए जाते हैं तो उसको ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इसके रबर कैप होते हैं, रबर कैप का मतलब या वुडन कैप का मतलब हो जाता है ऑक्सीडेशन को अलाउ करना, स्लो ऑक्सीडेशन होता रहेगा, इवन आफ्टर बॉटलिंग होता रहेगा। और ये कब करते हैं, जब आपका वाइन क्या होता है, रेड होता है, रेड वाइन के लिए रबर कैप यूज़ किया जाता है। और यूजुअली जब सिंथेटिक कैप यूज़ किया जाता है, जो पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं, कोई भी पोरस प्रोविजंस नहीं होता, तब जाके हम वहाँ पे वाइट वाइन्स या फिर कुछ दूसरे रेड वाइन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, वाइट वाइन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। होप से आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। चलो, जितना पढ़ा, जिस तरह से पढ़ा, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। चलो, क्या है बेटा, व्हाट इज द मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल। देखो, ऑलरेडी मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे सेशन को इतना अटेंटिवली अटेंड करो, तो फिर आपको ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो नहीं हो पाएगा। सो व्हाट इज द मेन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेन ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है बेटा, अभी तो आपने कई बार खा लिया है, क्या कर लिया, कई बार आपने इसको इंजेस्ट कर लिया है, क्या है नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरेवियस, ठीक है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स अंडर विच कंडीशन, किस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ठीक है सर, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइरुवेट नहीं बनता है, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंट हो गया तो पाइरुवेट नहीं बनता है, क्या बनता है बेटा, एसिटिक एसिड, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, मतलब अल्कोहल आपको कभी नहीं मिलेगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया तो वो आपको अल्कोहल ना बनाकर, पाइरुवेट ना बनाकर क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। याद है ना, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, CH3COOH, फिर से ये हो गया बेटा आपका ओइक पार्ट, फिर से ये हो गया ओइक पार्ट। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ही पता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आई, मजा आ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेप फर्मेंटेशन, क्या है मेन प्रोडक्ट, क्या हो रहा है ग्रेप का, ऑफ कोर्स इथेनॉल। कैसे भूल सकते हैं, किस तरह से भूल सकते हैं, ठीक है, C2H5OH, C2H5OH। चलो नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर एक मिनट, चूंकि बाहर से आवाज आ रहा है, होल्ड ऑन, सॉरी इंटरप्शंस होने के लिए, बट ठीक है, अभी आवाज कम है पहले के कंपेयर में, तो कर सकते हैं। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मतलब जो नहीं चाहिए अल्कोहल के अलावा, अल्कोहल के अलावा क्या बन रहा था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। सर नेक्स्ट, विच केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्रेप्स, ये बहुत जरूरी है, अच्छे से समझो क्या बन रहा है बेटा, C6H12O6, है ना, 6O2 और 6CO2 और वाटर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल सिर्फ आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज है, आपका अल्कोहल बोले तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है, ये आपको बन रहा है ना। एनर्जी का पार्ट मैंने आपको बताया था, वो यीस्ट यूज कर लेता है ना खुद को, चूंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शन का आप देखो पार्ट है। एक पार्ट में क्या बन रहा था, आपको एनर्जी बन रहा था, दूसरे पार्ट में आपको क्या बन रहा था, जब
हम लोगों ने देखा था एसिटिल एल्डिहाइड, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, और लास्ट वाले में आपको इथेनॉल बन रहा था, इन्हें तो इथेनॉल और NAD+। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट इन फर्मेंटेशन, उसका क्या काम है। काम तो साफ दिख रहा है, काम तो साफ दिख रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये शुगर को, ठीक है, जो शुगर है उसे है ना कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें काम कर रहा है। तो इसके काम बड़े डिफाइंड है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो हम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, what are wooden barrels, okay sorry, why are wooden barrels commonly used for aging wine के लिए, मतलब एजिंग जो पॉइंट था वहां पे, एजिंग A+G मतलब एजिंग प्लस बॉटलिंग, वो क्यों एजिंग मतलब बहुत दिनों तक क्यों रखा जाता है, 10 to 14 डेज के लिए क्यों रखा जाता है, तो वो मैंने आपको बताया था क्यों रखा जाता है बेटा। ये दे एड फ्लेवर्स एंड अलाउ स्लो ऑक्सीडेशन, याद है ना, क्लियर। नेक्स्ट, what happens if oxygen is present in the fermentation process। मैं कई बार बोलता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखो, what happens if oxygen is present in the fermentation process, क्या होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। अभी इससे पहले वाले फर्स्ट वाले आई थिंक MCQ पार्ट में हम लोग कर रहे थे, तो क्या होगा, अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। ओह, यही तो है, क्या है बेटा, अल्कोहल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है ना, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप। चलो, ये हमने हमारे सेशन में नहीं कहा, यहाँ पे क्या देता हूँ बेटा, देखो फर्मेंटेशन जो होता है ना, अगर आपने बहुत अच्छे से समझना प्लीज, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक यहाँ पे करेक्शंस भी है बेटा। ठीक है, करेक्शंस क्या होगा, 18 से ये 30 है, क्लियर है, ये क्या है बेटा 30, क्लियर, ये समझ के लेना। चलो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा इसे ऐसे बना दे रहा हूँ, ये आपको ये 30 है। ठीक है, 30। सर आप इसको चेंज कर रहे हो, मतलब इसको आप क्या कर रहे हो, इसे ही आंसर बना दो सर। हाँ, देखो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्मेंटेशन नहीं होता है, इस जगह फर्मेंटेशन नहीं होता है, यहाँ पे ये फर्मेंटेशन बहुत स्लो है ना, और मैंने आपको बताया था ईस्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इतना स्लो होता है, ये बहुत स्लो है। तो 10 डिग्री बहुत फेवरेबल नहीं है फर्मेंटेशन के लिए। सर अगर 40 डिग्री कर लिया तो, है ना, ये 40 डिग्री बहुत अनकंट्रोल्ड है, बोले तो इतना जल्दी होगा, बट उसके टेक्सचर का कुछ पता नहीं होगा, ऑर्डर का कुछ पता नहीं होगा, है ना, और इस टेम्परेचर पे ईस्ट का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और वो जब तक सर्वाइव नहीं करेगा तो उसके, है ना, उसके जो साइटोप्लाज्मिक जो स्टमक है, उसमें जो काम चल रहा है कन्वर्जन का जो काम चल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये हाईली, ये दोनों ही जो है ना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स के लिए अनफेवरेबल टेम्परेचर है। सो सबसे फेवरेबल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलमोस्ट आपको कह सकते हो ऑन एन एवरेज रूम टेम्परेचर। चलो वेल, अब हमेशा की तरह अपनी आदत क्या है अपनी आदत यह है कि सर आप बताते हो कि कौन सा क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टार क्वेश्चन होता है वो क्या होता है बेटा, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो क्वेश्चन स्टार के साथ मेडल हो या सिर्फ मेडल हो, वो कंपटीशन पर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना, व्हाट इज फर्मेंटेशन, मैंने पहले भी कहा था, ये इंपॉर्टेंट है ना, लिख लो नोटबुक में, और प्लीज खुद से ही डिफाइन करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, बस ट्राई करो, धीरे धीरे ट्राई करोगे तो आप खुद, है ना, मास्टर बन जाओगे। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, सबको पता है ये एनारोबिक होता है, तो ये एनारोबिक होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है बहुत कम मिल रहा होता है, 2 ATP। एरोबिक में एनर्जी ठूस कर मिल रहा होता है, कितना मिल रहा होता है बेटा, 38 ATP। बात समझ में है क्या, ये हमारे, है ना, हमारे बॉडी सेल्स में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक आपको साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो अलग अलग डिफरेंस है, आप इसको लिख, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हमें नेक्स्ट चैप्टर में इसको डील करना है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कौन सा, कैसे बोल सकते हैं, है ना, ईस्ट, और ईस्ट में क्या आ जाता है बेटा, सैक्रोमाइसिस सीरिवियासी, है ना, मजा आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। वेल, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फर्मेंटेशन, पूरा लिख चुके हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आप कर पाओगे, ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ध्यान रखना। वाई इज ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ, क्योंकि अगर ऑक्सीजन दोगे तो क्या मिल जाएगा सर, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड, जो कि चाहिए नहीं, है ना। ग्रेप का अगर फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल चाहिए, और अल्कोहल जो होना चाहिए वो एनारोबिक होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होना चाहिए। व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या होता है बेटा फर्मेंटेशन का, कई बार हम लोग अभी एमसीक्यू में भी कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बाई प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो एक्चुअल में मेन प्रोडक्ट के साथ बन रहा हो, जो चाहिए नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आता है, ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कुछ और भी है, ठीक है। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ, अभी हमने आपको बता दिया। सो डज फर्मेंटेशन स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन, मैंने आपको बताया था ना कि जब 10 से लेकर 15% तक एल्कोहल अगर इंक्रीज कर जाए तो यही इंक्रीज्ड एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है ना एक्ट एज अ पॉइजन टू किल द टू ऑफ कोर्स किल द ईस्ट, जो ईस्ट होंगे है ना वो खत्म होने लगेंगे। हाउ डज ईस्ट हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये कैसे करता है, तो हमने उसको कंप्लीट पोस्टमार्टम करके रखा है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजाइम्स, है ना, यहाँ पे हम लोग अलग अलग पार्ट में देख चुके हैं। क्लियर। व्हाट इज द फर्मेंटेशन, ओके सॉरी, व्हाई इज फर्मेंटेशन कंसीडर्ड एन एनारोबिक प्रोसेस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब इतना कुछ हो जाएगा, समझ में आया क्या। नेक्स्ट आता है बेटा, सिमिलरली आप इसे देख पाएंगे, ये पूरा कॉम्पिटिटिव है, आप इसे स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। इन केस कहीं पे कुछ रहा तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर ये एप्लीकेशन पे आप देख रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, Why is ethanol produced during fermentation considered, है ना, ये मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसा है बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका क्या यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखेंगे या सीएसबी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे देखेंगे आप, ठीक है। तो उसमें आपको एक मिलेगा कि एक एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। उसके लिए एक सेटअप रेडी करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कैसे ग्रेप जूस जो है ना, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, है ना, इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल, बट है ना, ये बस एक सेटअप का आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक सेटअप के अरेंजमेंट्स पूछ रहा है, करके दिखाना नहीं है। तो सीबीएसई में ऑफकोर्स आपको एक यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से नहीं है सीबीएसई के लिए, बट कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, है ना। अब आता है सर, यहाँ तक कर लिया बेटा, आज हमें खत्म करना पड़ेगा, वरना अगर हमने ठीक है। वेल, फूड इज कुक्ड, ये चीज को समझो। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा बेटा, फूड इज कुक्ड। हाँ सर, थोड़ा तो ब्रेक ले लो, इतना ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से समझ जाइए। तो बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास जो पार्ट है, क्योंकि हमें डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में जंप करना है ना। अब किसी बच्चों में दिमाग में आ रहा होगा कि सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूरा जो पढ़ रहे हैं वो एकदम डे टू डे, क्या पढ़ रहे हैं, एकदम डे टू डे, है ना, कन्वर्जन्स पढ़ रहे हैं। सर ये तो केमिस्ट्री कम बायोलॉजी लग रहा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि बेटा हम बायो वर्ल्ड में हैं और खुद हम एक बायो बॉडीज हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी फेनोमेनास को एब्जॉर्व कर पा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ ऑटोमेटिक हो रहा है ना। जाहिर सी बात है, हमारी दुनिया लेबोरेटरी में नहीं है कि हम केमिकल्स वगैरह हर जगह ले लें, ठीक है। पेट भरना हो तो कुछ केमिकल रिएक्शन बाहर कर रहे हैं लेबोरेटरी, तो जाहिर सी बात है ये आपको डे टू डे से एग्जाम्पल देगा, लेकिन लैब में भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ, केमिस्ट्री को समझ पाओ कि चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में आप यूँ समझ लो कि नेचुरल केमिस्ट्री चल रहा है खुद ब खुद, है ना। यहाँ पे आप इस दुनिया को लेबोरेटरी समझ सकते हो, है ना, बायो लैब, जहाँ पे सब चीज़ें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग लैब में करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अरे कुछ हमने मिनरल से लिए हुए हैं, कुछ केमिकल से लिए हुए हैं, कुछ है ना एल्कलाइन सॉल्यूशन लिए हुए हैं, कुछ एसिड से लिए हुए हैं, मेटल से लिए हुए हैं। वहाँ पे आपको सेंस आता है, वहाँ पे आपको है ना फीलिंग्स आता है कि अच्छा केमिस्ट्री के कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बट ये भी तो है, बट ये बायोलॉजिकली है, ठीक है, एक्टिव है, हो रहा है, चलो अच्छी बात है। फूड इज कुक्ड, ये आपको शायद नहीं दिखेगा, ठीक है, ये बैक पार्ट जो है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, फूड इज कुक्ड। देखो, जब भी एक चीज याद रखना बेटा, जब भी किसी फूड को है ना हीट किया जाता है, अभी तो वही हो रहा है, कुकिंग वही है ना फूड, तो ये याद रखना, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, जो फूड है वो आपको डिशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो कुक्ड डिशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुक्ड डिशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
एक्चुअल में यहाँ पे केमिकल अरेंजमेंट हो रहा होता है जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो। तो मैं कुछ अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत आपको बस लिंक करने के लिए बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैरेमलाइजेशन समझ लो। क्या समझ लो बेटा? कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन सर क्या कर रहे हो बेटा? कैरेमलाइजेशन किसका करेंगे बेटा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, कैरेमलाइजेशन ऑफ शुगर। आप क्या कर रहे हो? शुगर का कैरेमलाइज कर। क्या होगा बेटा, अब प्लीज अच्छे से समझना। जब शुगर को आप, शुगर में स्पेशली कौन, शुगर में स्पेशली बेटा सुक्रोज, ठीक है? अरे सुक्रोज नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। जब आप इसे हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने के बाद जो बनता है पता है, ये जितने भी कैंडीज बनाने वाली कंपनी है ना, चॉकलेट्स वगैरह, ठीक है, कैंडीज, तो ये कैंडीज बनाने वाले क्या करते हैं? शुगर को हीट करते हैं, बन जाता है एडिबल। सर दूसरा एग्जांपल दो। जैसे 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 चलो एक एग्जांपल देते हैं बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डीनेचर करना है, ऐसा। सर क्या होगा अगर हमने प्रोटीन को हीट कर दिया तो? बेटा ये डेल्टा का मतलब हो गया कि हम चीज़ों को हीट कर रहे हैं, है ना? चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है? या तो फूड हो गया, और ये सभी फूड के न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज वगैरह। प्रोटीन को जब हीट किया जाता है बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है? सबसे पहले जो फोल्डेड प्रोटीन है ये अनफोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, फिर ये सिंपल बन जाता है ना, सिंपल, ठीक है, और एब्जॉर्बेबल, ठीक है, ये है ना, ये सिंपली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्रोटीन जैसे 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 सर एग्जांपल दो, जैसे ये जो बेटा एग है, क्लियर, ये जो आपके एग होते हैं, ठीक है, एग का जो वाइट वाला पार्ट है, मैं येलो वाले पार्ट को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, जो एग का जो वाइट वाला पार्ट है, क्लियर, वाइट वाला पार्ट है, क्या होता है बेटा? ये भी तो प्रोटीन है। एग इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बेटा? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है सर? है ना सर, याद होगा, एल्ब्यूमिन, है ना? कौन सा बेटा? एल्ब्यूमिन, है ना? जब आप इसे हीट करोगे तो वो अनफोल्ड होगा, ठीक है, तो थोड़ा वो सिंपल प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह। अमीनो एसिड तो खैर डाइजेशन में सर्टेन एंजाइम्स के एक्शन से बनता है, ठीक है, फिर ये मतलब एब्जॉर्ब फॉर्म में सिंपल बन जाएगा, इस वजह से हम लोग इसको डीनेचर कर रहे हैं। सर और बता दो सर, कार्बोहाइड्रेट का बता दो। चलो कार्बोहाइड्रेट का भी लेके समझ लेते हैं। क्या होगा कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को हीट किया तो, ठीक है, अगर जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को अगर आपने बेटा हीट किया, सर कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या होंगे? पोटैटो खा लो, पोटैटो खा लो, और क्या खा लो सर? राइस चलेगा बेटा, पोटैटो राइस में भरा हुआ है ना? कार्बोहाइड्रेट बोले तो सोर्स ऑफ एनर्जी, बात समझ में है क्या? है ना? जब आप ये खाओगे, क्लियर, तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा, है ना? ये आपको फैटी एसिड, है ना, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट जो है, और आपने पढ़ के रखा है, क्लियर, ये कार्बोहाइड्रेट को जब आप हीट करते हो, क्लियर, ये अलग अलग सिंपल डिफरेंट फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन ही जैसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस देखे थे, ठीक है, वो आपका वहाँ पे क्या बन जाएगा? बहुत अच्छे से समझो, ये आपका क्या बन जाएगा? C3H4O3, क्लियर, ये आपको याद है ना? 6 कार्बन बन जाएगा, किसमें? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है इसका, ठीक है। ये लेकिन आप इसको कह सकते हो हाइड्रेटेड कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप इसे कह सकते हो हाइड्रोलिसिस, क्लियर, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब सिंपल बन रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल नहीं कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी सेल्स में, बॉडी टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाए, बट ठीक है, हीटिंग प्रोसेस बॉडी से बाहर हो रहा है तो एक सिंपल मिल रहा है। अभी जो हम खाना खा रहे हैं वो सेमी कुक्ड फूड खा रहे हैं, बाकी का पार्ट तो हमारा स्टमक और इसके एंजाइम्स काम कर देते हैं। होप्स आपको समझ में आ गया कि फूड को क्यों कुक किया जाता है, ये भी एक सर्टेन केमिकल प्रोसेस है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सर, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। देखो बेटा, इसको ज्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रीजन मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में है सर ना, ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मिलेगा लाइफ है, तो हम कुछ ही पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें टाइम सेव करना है, जल्दी से जंप करना है उस जगह पे जहाँ पे जरूरत है, ठीक है। फूड गेट्स इस चैप्टर के लिए जरूरी है, ठीक है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर
बॉडी। चलो, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, क्या करना है? तो देखो, मैं तो सीधे बता रहा हूँ बेटा, ये आपने फूड यहाँ पर से ले लिया। फूड लेने को क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजिकली इंजेशन। फूड क्या हो गया? इंजेस्ट हो गया। फूड क्या कर लिया बेटा आपने? इंजेस्ट कर लिया, अच्छी बात है। यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे क्रशिंग मशीन है। अरे आपका ये जो ओरल कैविटी है, जिसको आप माउथ कैविटी कहते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस कैविटी में आपके पास क्रशिंग मशीन है, बोले तो ये अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट, है ना, टीथ, और उसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, टीयरिंग टीथ अलग है, बाइटिंग टीथ अलग है, क्रशिंग टीथ अलग है, चिविंग टीथ अलग है। यहाँ पे फूड चिव्ड हो जाएगा। चिव्ड फूड होने के बाद क्या होगा सर? यहाँ पे क्या होगा बेटा? जो फूड आपका चिव्ड होगा, है ना, चिव्ड फूड, जो आपका चिव्ड फूड है, ठीक है, वो किसके साथ मिलेगा सर? माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और उससे निकलने वाला अमाइलेज को क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, है ना, जिसको पहले क्या बुलाया था? टाइलिन, ठीक है। तो वो सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिलकर क्या बना देगा बेटा? बोलस। क्या बना देगा? बोलस, ठीक है ना। जो आपका चर्न्ड फूड है, ठीक है, जो आपके जो चिव्ड फूड है ना, और जो सलाइवरी अमाइलेज, ये दोनों ही, मतलब चिव्ड फूड के साथ जब सलाइवरी अमाइलेज मिलेगा तो ठीक है, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलस। वो छोटा छोटा हो जाता है, इजी टू फ्लो हो जाता है ना, कहाँ पर? ईसोफेगस में, है ना, ईसोफेगस में ये इजीली टू फ्लो हो जाता है, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। चलो ठीक है, ये तो जनरल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखने की बात है? सिर्फ यहाँ पे याद रखना कि बेटा जो आपने खाना खाया था, स्टार्च, उस पे सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन काम करके उसे कन्वर्ट कर दिया क्या? एक सिंपल में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? माल्टोज में, है ना। स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड, याद है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को किस में कर दिया बेटा? एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। सर खाना कहाँ पे आ गया बेटा? अब भी फूड आपका आ गया है इधर जेजुनम में, बोले तो स्टमक। फूड आपको इधर आ गया, ठीक है सर, यहाँ पे आ गया अपने स्टमक में, है ना, स्टमक में फूड आ गया। फूड आने के बाद अब यहाँ पे कौन होगा सर? यहाँ पे लोग मिलेंगे। लोगों का नाम गैस्ट्रिक जूस। क्या है नाम बेटा? गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस। सर ये लोग कौन है? आओ एक्सप्लेन करते हैं, है ना, शॉर्ट में समझते हैं। कंप्लीट पोस्टमार्टम हम लैब में पहले करेंगे, पूरी बॉडी अपने पास, ठीक है, पढ़ने के लिए। बोले तो आर्टिफिशियल बॉडी है, बट ठीक है, हर एक पार्ट उसका रिमूवल है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, इसमें नहीं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस हैं। गैस्ट्रिक जूस में आपको 3 तड़का मिलेगा। तड़का नंबर 1, सबसे पहले मैं म्यूकस को बोलता हूँ, ठीक है, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? इस जो रुझे वाला पार्ट है, जो एंडोथीलियम है, जो स्टमक के जो अंदर वाला जो पार्ट है, उस मेम्ब्रेन को सेव करता है। लेकिन सर सेव की क्या जरूरत है? क्योंकि उसके बाद सरकार आएंगे। सरकार का नाम बेटा HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इनका एक सर्टेन रोल है, है ना, इस गवर्नमेंट का एक सर्टेन रोल है ना। इसका रोल दो है, ठीक है सर, रोल बताओ। एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या करेगा? इट किल्स माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब, है ना, इट किल्स माइक्रोब्स मतलब जो आपके बैक्टीरियाज वगैरह उसे किल करता है, ठीक है, ठीक है। अपने गवर्नेंस का भी ये काम है, जो फालतू चीजें हैं, है ना, उसे रिमूव करना, ठीक है। अच्छा सरकार, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दूसरा काम क्या होगा सर? ये एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई कई बार पूछ चुका है। इट एक्टिवेट्स, किसका एक्टिवेट करता है? उसे एक्टिवेट करेगा जो इनएक्टिव होगा, है ना। किसे एक्टिवेट करता है बेटा? ये पेप्सिनोजन, जो इनएक्टिवेट फॉर्म में है। मतलब इसमें जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो कौन है बेटा? थर्ड पार्ट कौन है? वो आपका पेप्सिनोजन है। प्लीज अच्छे से समझो, पेप्सिनोजन है, क्लियर? पेप्सिनोजन, जिसे उसे क्या कर रहा है? इट एक्टिवेट्स, है ना, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बना रहा है बेटा? ये पेप्सिन बना रहा है। पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म में। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। म्यूकस क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? कौन आ रहा है? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है, ठीक है। ये फूड को छोड़कर बाकी सभी चीज को कवर कर देगा, ठीक है, ताकि, और HCl क्या करेगा? वह फूड में जो माइक्रोब्स हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, कौन है बेटा? बैक्टीरिया, है ना, इससे आप, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये एक्टिवेट कर देगा पेप्सिनोजन को। सर पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट, ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा बेटा? फूड में आपकी प्रोटीन भी तो है, क्या है बेटा?
ये भाई साहब क्या करेंगे, ये आपके प्रोटीन को थोड़ा सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। सर थोड़ा सिंपल का नाम, आपको थोड़ा सिंपल का नाम बेटा पेप्टोन्स ले लो, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेंगे। सर और बताओ, प्रोटियोजेस में कर देंगे, प्रोटियोजेस में कर देंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा सर मतलब ये दो बातें याद रखनी है ना, एक तो ये सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा ये गैस्ट्रिक जूस। नहीं, एक बात और याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है, उसे मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फूड यहाँ पर भी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आने वाला फूड क्या होता है बेटा, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब चर्न्ड फूड क्या कहलाता है, काइम। यहाँ से फूड आएगा कहाँ पर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के समय में ड्यूडेनम से जस्ट पहले आपको कौन मिलेगा, सर पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस वहां पे मिल गया। यहाँ पे कौन मिलेगा, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये आपके सेकंड हो गए, और ये हो गया आपका थर्ड, कौन, पेनक्रियाटिक जूस। सर पेनक्रियाटिक जूस में कौन लोग हैं, इसमें भी 3 लोग हैं। प्राइमरीली कौन है बेटा, इसमें भी 3 लोग हैं, सर लाइपेज है, सर अमाइलेज है, सर ट्रिप्सिनोजेन है। कौन है बेटा, ट्रिप्सिनोजेन। सर क्या क्या काम है इनका, बेटा सुनो, यहां पर जो कन्वर्ट होता है ऑलमोस्ट 80% स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, बाकी का 20%, बाकी का 20% क्या होगा ये समझ, बाकी का 20% ये खत्म कर देगा, रेस्ट ऑफ 20% स्टार्च का कन्वर्ट कौन कर देगा, अमाइलेज यहाँ पर, ठीक है, ये अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा माल्टेज, ये आपका एब्सोल्यूट फॉर्म में आ गया, ठीक है, इसका तक सर मतलब पूरा स्टार्च का काम हो गया, हाँ हो गया। लाइपेज, सर लाइपेज क्या करेगा, ये लाइपेज क्या करेगा, जो आपकी बॉडी में, जो आपकी फूड में फैट है, जो आपकी फूड में फैट है ना, उसे कर देगा बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें कर देगा बेटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, है ना, सिंपलेस्ट फैट। चलो है ना, अभी समझो, मतलब हमारी बॉडी के लिए सिंपलेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सर ट्रिप्सिनोजन, फिर से नोजन आ गया, मतलब इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इंटेरोकाइनेज करता है, बट ठीक है उतना डिस्कस में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम आते हैं बेसिक पॉइंट। सर क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन ये जो प्रोटीन को छोड़ दिया था पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेस में, ये क्या कर देगा, छोटे 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 पेप्टाइड्स बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में बना देगा, और पॉलीपेप्टाइड्स के बाद बन जाएगा बेटा ये ए में, कौन कौन, ए बोले तो बेटा अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन फाइनली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में। बात समझ में आई, पूरा समझ में आ गया, मजा आ रहा है, क्लियर है, एवरीथिंग समझ में आ रहा है क्या, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको रख लेना बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया बातों ही बातों में, ठीक है, बट इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, ये अच्छे से याद, मतलब याद क्या कर लेना, जी लेना यार, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट आता है फटाफट, ओ हमेशा की तरह, चलो टेस्ट ले लो हमारा, फटाफट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स इन द, कैसे बोल सकते हैं सर, कैसे बोल सकते हैं, है ना, पेप्टाइड्स, प्रोटीज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है स्टमक में। चलो नेक्स्ट बात है बेटा, विच एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में कौन कर रहा है बेटा, कैसे बोल सकते हैं, ट्रिप्सिनोजन, कौन कर रहा है बेटा, ये होता है आपको पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में, और ये कहाँ होता है बेटा, सर ये होता है आपको स्टमक में, है ना, स्टमक में, दोनों के अपने अपने रोल हैं, ठीक है, स्टमक में। नेक्स्ट सर, विच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च इनटू माल्टोज, सर शुरू में आपने बताया था, क्या बताया था, अमाइलेज, ठीक है, दोनों जगह, चलो ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम फाउंड इन पेनक्रियाटिस, इसमें से कौन है, सर पेप्सिन तो स्टमक में मिलता है ना, बाकी तीनों आपको पेनक्रियाज में मिलते हैं। अभी अभी आपने देखा ये कहाँ मिलता है बेटा, स्टमक में मिलते हैं। नेक्स्ट, सर रेस्पिरेशन कर ही दो, खत्म कर दो, ठीक है बेटा, फटाफट कर लेते हैं, कितना, है ना, चलो फटाफट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, हार्डली 5 मिनट और लगेगा, लेकिन उड़ जाएगा, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कर रहे हैं बेटा, ये क्या है बेटा, रेस्पिरेशन, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाइट बैकग्राउंड को मुझे ठीक कर लेना चाहिए था, बट ठीक है। रेस्पिरेशन सर क्या है बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इन विच कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपल वन टू रिलीज एनर्जी। कैसा प्रोसेस है बेटा, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक में कौन है सर, मेटाबॉलिक में है स्पेशल, क्या नाम है सर,
कैटाबोलिक, क्या नाम है बेटा? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक में क्या होता है बेटा? कैटाबोलिक में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल शुगर में, और इस कन्वर्जन में मतलब कॉम्प्लेक्स फूड टूटेगा, कॉम्प्लेक्स फूड टूट चुका होगा या टूट रहा होगा, कॉम्प्लेक्स फूड टूट रहा होगा छोटे छोटे फूड में, और जब भी ये है ना, ये जब भी टूट रहा होगा तो मिलेगा आपको बंडल ऑफ एनर्जी। क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बोलो, क्या मिलेगा? एनर्जी। तो एक बातें याद रखना, याद है ना, मेटाबॉलिक में दोनों होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, है ना। कैटाबॉलिक में क्या होता है? कट कर रहे हैं, कट करके छोटे छोटे चीजों में बना है, मतलब कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहा है सिंपल में, और सिंपल कन्वर्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा? एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी मिलता है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज होता है। तो हो गया ना रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, है ना। इट इज अ, है ना, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, या आप कह सकते हो इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स शुगर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। ये बातें ऐड करना बिल्कुल जरूरी है, टू रिलीज एनर्जी, है ना। बस यही है डेफिनेशन, यही है डेफिनेशन एक्चुअल में, ठीक है। तो रिलीज एनर्जी को रिलीज करने के लिए ये करते हैं। दूसरा इसका जस्ट उल्टा होता है एनाबॉलिक, बट ठीक है वो अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ लो, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सर थोड़ा बता दूं, थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। चलो हमने इसको ऑलरेडी वहाँ पे बता दिया आपको। अब रेस्पिरेशन बेटा हमारे पास दोनों होते हैं, ठीक है। कब होते हैं? जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कर रहे हो तो इसको आप क्या बोलते हो सर? सर एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है सर? इसमें जो आपका ग्लूकोज है, इसमें जो आपके ग्लूकोज हैं सर वो कन्वर्ट होते हैं, है ना। सब वो क्या हो जाएगा बेटा? प्लीज अच्छे से समझना। तो आपका ये बन जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है सर, पानी बन जाता है, और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाएगा। मजे की बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, चलो अच्छी बात है। सर दूसरा बता दो। दूसरा है बेटा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। चीज़ों को समझो, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका जो ग्लूकोज है लिमिटेड ऑक्सीजन, है ना, बात समझ के लो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये किस में बन जाएगा सर? ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कितनी बार बता चुका हूँ, लैक्टिक एसिड, क्लियर। लैक्टिक एसिड बन जाएगा, क्लियर, है ना। लैक्टिक एसिड में भी हो जाता है, फिर आपको एल्कोहल्स भी बन जाते हैं। फिलहाल लैक्टिक एसिड की बात करें, है ना, तो थोड़ा अच्छे से C3H6O3 क्या होता है फॉर्मूला? C3H6O3। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे सर कितना एनर्जी मिलता है? एनर्जी बहुत थोड़ा मिल रहा है, एनर्जी बहुत थोड़ा मिल रहा है। कब यूज होता है बेटा? फाइट एंड फ्लाइट एक्शन देखा है ना, उधर होता है, मसल्स में होते हैं। कहाँ पे होता है? ह्यूमन में देखा तो मसल्स में होते हैं। चलो ठीक है, मसल्स में होते हैं। इस वजह से तो मसल्स क्रैम्प होता है, ठीक है, पेन होता है, क्योंकि धीरे धीरे फिर लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से हम स्लोली मतलब पेन रिलीफ होता है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, है ना। एनारोबिक और बेटा एरोबिक। चलो इसका वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन प्राइमरीली टेक्स प्लेस? किधर होता है सर? बेटा प्राइमरीली बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है एरोबिक कहाँ पे होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने कहा था यहाँ पर हमने आपको, मैं इस वजह से मैं कहता हूँ सब चीज़ें नहीं लिखा तो चलेगा, बट मेरी बातों को सुना करो। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलो नेक्स्ट, एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन? ये क्या है बेटा? एंड प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है? एनारोबिक। किसका पूछ रहा है बेटा? एनारोबिक। डायरेक्ट किसको लगाएंगे सर? लैक्टिक एसिड को लगा दो, लैक्टिक एसिड को लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट सर, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन में? कितना बनता है सर? पूरी दुनिया जानती है कितना बनता है बेटा? 38 एटीपी, क्लियर, 38 एटीपी। चलो वेल, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन ओवर एनारोबिक रेस्पिरेशन? जय सी बात है, सिंपल सी बात है, ये है ना, दिल मांगे मोर, यहाँ पे एनर्जी मांगे मोर। क्या बेटा? एनर्जी मांगे मोर। चलो ठीक है, ओके। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट विच बाई प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ, है ना। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में, है ना, एटीपी के साथ साथ कौन कौन फालतू चीजें बन रही है? ठीक है, क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्लियर, लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, और 2 एटीपी मिलता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। यहां तक हमने देखा बेटा हर जगह क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन, है ना,
कन्वर्जन मतलब अभी तक हमने इतने में हमने ये देखा कि चीज़ें चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट सेशन से आगे देंगे, वरना ये सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझो, इसके बाद अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। होप्स आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। फिर कुछ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन और ऐसे ही लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। चलो, और एंड स्टे ट्यून कि आपको वो सारी चीज़ें टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, हम एक पूरा प्लेलिस्ट आपको गिफ्ट करने वाले हैं ताकि आपको जितनी भी चीज़ें ऐसे डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए वो चीज़ें आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो उसमें। ठीक है, चलो इसके आगे का सेशन हम नेक्स्ट इसमें कैप्चर्स में करेंगे। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।